नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। इस वक्त जो खबर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है वो खबर इंदौर और मेघालय से जुड़ी है। आप सब जानते हैं राजा रघुवंशी नाम के एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी के कत्ल का मामला है और ये खबर इसलिए ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और जिस कदर धोखा एक इनोसेंट, एक मासूम आदमी के साथ हुआ, वो कहानी, वो बात लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही है। सारे लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर सोनम रघुवंशी ने राजा का कत्ल क्यों किया। अगर राजा से शादी नहीं करनी थी तो नहीं करनी थी, नहीं करना था। और अगर मान लीजिए शादी कर भी ली, उसके साथ निभाना नहीं था तो अलग हो सकती थी। राजा ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, कोई उसके साथ ज्यादती नहीं की। फिर एक ऐसे इंसान की जान लेने का मकसद क्या हो सकता है, यही बात लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही। हालांकि शुरुआती थ्योरी इस मामले की जो बताई गई है उसमें यह कहा गया है कि लव ट्रायंगल की वजह से हत्या कर दी, लेकिन लव ट्रायंगल तो समझ में आता है और वो बातें सबूतों की रोशनी में नजर भी आ रही है कि हाँ, एक और लड़के से अफेयर था, उससे बातचीत हो रही थी और लगातार चैट्स कर रहे थे। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं, इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन लव ट्रायंगल में मारना क्या जरूरी था, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि राजा रघुवंशी ने कोई पकड़ तो नहीं लिया था सोनम को कि अब तुमको मेरे साथ ही रहना होगा और शादी करो वरना मैं कुछ कर दूंगा, इस तरह की भी कोई बातचीत नहीं थी। शादी भी परिवारों की आपसी रजामंदी से हुई थी। तो ये एक बड़ी शॉकिंग सी बात है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऑनेस्टली सेइंग ये कहानी ना मुझे अभी तक हजम करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मर्डर का एग्जैक्ट मोटिव क्या हो सकता है। खैर, आने वाले दिनों में पुलिस तफ्तीश करेगी और ये भी बात निकलकर यकीनन सामने आएगी कि आखिर सोनम ने और राज कुशवाहा ने सुपारी किलर्स की मदद से एक बेगुनाह मासूम इंसान की हत्या क्यों कर दी। इनके मन में क्या चल रहा था, क्या उसकी प्रॉपर्टी हथिया लेना या किसी से कोई बदला निकालना। अपनी माँ बाप से ही कहीं ये नाराज तो नहीं थी कि ज़बरदस्ती आप मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं तो मैं खुद तो बर्बाद होंगी, आपको भी बर्बाद करूंगी, कहीं ऐसी सोच तो नहीं थी। ये सारी चीज़ें अभी आने वाले दिनों में पता चलेगी। तो खैर, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात इस केस से जुड़ी बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि इस मामले में सोनम रघुवंशी की फांसी की सजा तय है। अब आप कहेंगे कि कैसे फांसी की सजा तय है, ऐसा कौन सा सबूत आ गया और ऐसी कौन सी बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही संशय है, सवाल है कि क्या वाकई सोनम ने हत्या की है। आज एक फॉर्मर कलीग जो पहले आज तक में हमारे साथ काम करती थी और आजकल एक दूसरे मीडिया ग्रुप में है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके पूछा कि सुप्रतिम, क्या वाकई इस लड़की ने मारा है। तो मैंने कहा, देखिए, जब पुलिस किसी को आरोपी बनाती है इस तरह के संगीन मामलों में, और ख़ासकर ऐसा मामला जो बहुत ज़्यादा पब्लिक के बीच चर्चे में हो, वहाँ पर पुलिस की कोई एक छोटी सी गलती भी ना उस पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगा सकती है। तो अगर पुलिस वाउच कर रही है, दावे से कह रही है कि सोनम इस मामले में मास्टरमाइंड है, उसने कत्ल किया है, तो यकीनन पुलिस के पास ऐसे अकाट्य सबूत मौजूद हैं जिससे वो सोनम को कातिल ठहरा सकती है। वो कौन से सबूत हैं, मैं इसके बारे में आपसे जिक्र करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरी जो कलीग ने ये सवाल पूछा कि क्या सुप्रतिम वाकई इसी ने कत्ल किया है, तो उसके जवाब में मैंने उसे क्या बताया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको सबूतों की बात बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सोनम रघुवंशी इतने दिनों तक अपना मुंह सी कर बैठी हुई थी। थाने में, गाड़ी में जब ट्रैवल कर रही थी, फ्लाइट में अपना सिर उसने झुकाए रखा था। ज़्यादा कुछ खा पी नहीं रही है, बिल्कुल जिंदा रहने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है समझ लीजिए उतने निवाले खा रही है, पानी पी रही है और किसी से बात नहीं कर रही है। लेकिन आज बुधवार के दिन 11 जून को उसने पहली बार फूट फूट कर रोते हुए अपना जुर्म कबूल किया है। और जुर्म कबूल क्यों किया है? क्योंकि पुलिस ने सोनम रघुवंशी का सामना सबूतों से करवाया है। वो कौन से सबूत हैं जो सोनम के खिलाफ है, मैं उन्हीं सबूतों के हवाले से आपको यह बताना चाहता हूं कि सोनम रघुवंशी की फांसी की सजा क्यों तय है। देखिए, सबसे पहले तो तकरीबन 42 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज मेघालय पुलिस ने रिकवर किए हैं और ये 42 सीसीटीवी फुटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर चेरापूंजी या सोहरा इलाके के नहीं है, बल्कि मेघालय में जहां जहां उसने ट्रैवल किया और मेघालय से बाहर अब तक बहुत सारे फुटेज अभी पुलिस को मिलने हैं और बहुत सारे फुटेज पुलिस ने कलेक्ट भी कर लिए हैं जो मेघालय से बाहर के भी हैं। और इन 42 सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध मूवमेंट सोनम रघुवंशी की कैद है। सोनम रघुवंशी कैसे सुपारी किलर्स से बातचीत कर रही है, कैसे उनसे मिल रही है, कैसे वो ट्रैवल कर रही है, कैसे वो ट्रेन से गुवाहाटी से होते हुए इंदौर की तरफ गुजर रही है, जा रही है, ये सारी चीज़ें उन 42 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में तय है।
जिन 3 सुपारी किलर्स को पुलिस ने पकड़ा है, वो जो 3 सुपारी किलर्स हैं, उनके साथ सोनम की प्रेजेंस राजा रघुवंशी के कत्ल से पहले और राजा रघुवंशी के कत्ल के बाद एविडेंट हैं सीसीटीवी कैमरों में, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन सुपारी किलर्स के साथ ये लगातार मिली हुई थी, बातचीत कर रही थी कत्ल से पहले और कत्ल के बाद। तो ये अपने आप में एक बड़ा एविडेंस है, जो विजुअल एविडेंस है, उस बात से दुनिया की कोई भी ताकत इनकार नहीं कर सकती, सोनम रघुवंशी भी नहीं कर सकती। तो मेघालय पुलिस ने आज जब सोनम रघुवंशी को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाए और कहा कि ये क्या है, तब सोनम रघुवंशी जो है, उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो फूट फूट कर रोने लगी और उसने कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही राजा की हत्या की है। लेकिन ये तो सिर्फ एक सबूत की बात बता रहा हूँ। सबूत तो ऐसे 42 अपने आप में है सीसीटीवी फुटेज, लेकिन अगर 42 को मिलाकर एक कर दें तो ये एक सबूत है। दूसरा सबूत मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है खून से सनी हुई जैकेट। एक ऐसा जैकेट जो सोनम रघुवंशी ने पहनी थी, वो मौका वारदात से थोड़ी ही दूर पर मिली और वो खून से सनी हुई थी। अब सवाल है कि सोनम ने खुद अपने हाथों से वार तो नहीं किया। जो कहानी आप लोग सुनते आए हैं, जानते आए हैं, उसमें यह बताया गया कि सोनम रघुवंशी ने कातिलों से कहा कि किल हिम, इसे मार दो, तब कातिलों ने हमला किया। फिर सोनम के जैकेट में खून के छींटे कैसे आए? क्या सोनम इतना पास खड़ी थी? नहीं। इसका जवाब यह है कि सोनम ने अपना जैकेट जो है एक कातिल को दिया था, हिट करने वाले को, और वो जैकेट पहनकर जब उसने हिट किया राजा रघुवंशी को, तो खून के छींटे उसके जैकेट पर पड़े और फिर वो जैकेट उसने वहां पर छोड़ दी। इसी तरह से जैकेट के अलावा एक रेनकोट, उस पर भी खून के छींटे मिले थे, वो भी बरामद हुई है। और ये जो जैकेट और रेनकोट जैसी चीजें हैं, इसमें खून के छींटों का मिलना और उन जैकेट और रेनकोट का मर्डर से पहले सोनम रघुवंशी के पास मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि मर्डर सोनम की मौजूदगी में हुआ, सोनम के रहते हुए हुआ। अगर सोनम के रहते हुए कत्ल की यह घटना हुई, अगर मान लीजिए सोनम इनोसेंट थी, तो उसको फौरन, जैसे कि वो जिंदा है, बची हुई है, उसे कहीं चोट नहीं है, उसको फौरन वहां से भाग जाना चाहिए था। भागकर पुलिस को बताना था, किसी गांव वाले को बताना था, किसी से मदद लेनी थी। चलिए मान लेते हैं कि सोनम की झूठी कहानी के मुताबिक शुरू में उसे किडनैपर्स ने पकड़ रखा था, लेकिन जब वो पहली बार चंगुल से छूटी, पहली बार छूटते ही उसको चिल्लाना था, उसको शोर मचाना था कि मेरे पति की हत्या हुई है, मैं किसी तरह से बचकर आई हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश के ढाबे में मिली और गुमसुम मिली। असल में वो ये प्लानिंग कर रही थी कि अब आगे क्या करूं। तो ये दूसरा या तीसरा एविडेंस है जिसे आप कह सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल चैट, सोनम रघुवंशी लगातार मोबाइल फोन से सुपारी किलर्स के साथ भी बात कर रही थी, तीनों किलर्स के साथ नहीं, एक किलर के साथ बात कर रही थी, और साथ ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा से बात कर रही थी। तो वो जो चैट है, वो जो टेक्स्ट है, वो जो लोकेशन शेयरिंग है, वो सारी चीज़ें पुलिस ने रिट्रीव कर ली हैं, पुलिस के कब्जे में हैं, और वो बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सोनम रघुवंशी के खिलाफ साबित होने वाला है। इसके अलावा वो अपने प्रेमी से जो बातचीत कर रही थी, तो प्रेमी का मोबाइल फोन भी पुलिस के पास है। अब उस मोबाइल फोन में जो कन्वर्सेशन की डिटेल है, जो सुपारी किलर्स के मोबाइल फोन में कन्वर्सेशन और चैटिंग के डिटेल है, वो भी सोनम रघुवंशी से उनकी बातचीत को सब्सटेंशिएट करती है, कोरोबोरेट करती है, एक दूसरे से मिलाती है। और इन चीजों का एक दूसरे से मिल जाना इस बात का प्रमाण है कि सारे लोग एक दूसरे से मिले हुए थे, तभी तो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा था, दोनों तरफ से बातचीत हो रही थी। तो ये एक बहुत अहम सबूत है। इसके अलावा एक सबूत इस मामले में बनने वाला है, वो है सोनम का अपनी सास उमा रघुवंशी से की गई आखिरी बातचीत। आपको याद होगा, टीवी के पर्दे पर आपने देखा होगा और क्राइम तक पे भी आपने देखा और सुना होगा कि सोनम रघुवंशी ने इस घटना के फौरन बाद 23 मई को अपनी सास उमा रघुवंशी से फोन पर बात की थी। उमा तब पूछ रही थी अपने बेटे के बारे में। सोनम ने यह कहा कि हाँ, ये थोड़ा आगे निकल गए हैं और मैं थोड़ी पीछे रह गई हूं। अब देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात है। एक कपल जो हनीमून के लिए गया है, नया नया ताज़ा ताज़ा प्यार है, शादी है, लोग तो यहाँ बाहों में बाहें डाले रहते हैं, कोई बाह छुड़ा नहीं सकता, इस तरह का बॉन्डिंग होता है इनिशियल डेज में। यहाँ पति काफ़ी दूर चला गया, बीवी काफ़ी पीछे छूट गई, वो सास से बात कर रही है, ये अपने आप में एक शक की बात है। दूसरा, सास को सोनम रघुवंशी ने ये बताया था कि आज मेरा व्रत है और राजा जो है मुझे व्रत तोड़ने के लिए कह रहा है, मैं व्रत किसी कीमत पर नहीं तोड़ूंगी, मैंने व्रत कर रखा है, मैं उपवास पर हूं। जानते हैं,
जब पुलिस इस मामले को वेरीफाई कर रही थी वो ऑडियो सुनने के बाद, और जब उस होमस्टे में पुलिस पहुंची तो पुलिस को ये पता चला कि होमस्टे में कत्ल के बाद शाम को जब सोनम रघुवंशी पहुंची थी तो उसने वहां जमकर खाना खाया था, पेट भर के खाना खाया था। यानी पति का कत्ल करते हुए वो हंसते मुस्कुराते हुए उसी पति की मां से बात कर रही थी और झूठ बोल रही थी कि मैंने व्रत रखा हुआ है, जबकि व्रत वगैरह कुछ नहीं था। जाकर होटल में दबाकर खाना खा रही थी, भोजन कर रही थी, पेट भर भोजन किया। यह भी एक एविडेंस है, प्रूव है। इसके अलावा गाइड का सोनम रघुवंशी को कातिलों के साथ देखना, वो समझिए कितना क्रूशियल एविडेंस है। बेसिकली ये वो पहली लीड है जिससे सोनम रघुवंशी की पोल खुली। अल्बर्ट पीडे नाम है उस गाइड का जिसने सोनम रघुवंशी को 3 हिंदी भाषी लोगों के साथ राजा रघुवंशी के कत्ल से पहले बातचीत करते हुए देखा था। राजा भी अलबत्ता उससे बातचीत कर रहे थे तीनों लोगों के साथ, क्योंकि राजा धोखे में था कि ये सारे लोग हमारे उधर के हैं, हिंदी भाषी हैं। बताया होगा कि इंदौर से हूँ, बोली से, डायलेक्ट से समझ में आ जाता है। लेकिन राजा को नहीं पता था कि ये सारे लोग जो अजनबी उनसे दोस्ती कर रहे हैं ये बेसिकली उसकी बीवी के बुलाए हुए लोग हैं। राजा को इस बात का नहीं पता था। आज तक की वेबसाइट में मैंने एक खबर पढ़ी, बहुत मार्के की बात लिखी थी। जिस भी हमारे साथी ने लिखी, मुझे नहीं पता वो किसने लिखी, कॉपी किसकी थी। उन्होंने ये लिखा कि सोनम रघुवंशी कत्ल की साजिश रच रही थी और राजा को लग रहा था ये साजिश नहीं, सोनम का प्यार है। क्योंकि एक एक मूव, पहले टिकट बुक करा देना और हनीमून के लिए मेघालय लेकर जाना, ये सारी चीजें जो है सोनम एक एक सरप्राइज के तौर पर अपने पति राजा रघुवंशी को बता रही थी। राजा को लग रहा था कि ये लड़की मेरे प्यार में पागल है, पति पत्नी दोनों हनीमून के लिए जाएंगे, खुश था बेचारा। और हकीकत ये थी कि ये सब साजिश का हिस्सा था। टिकट का पहले बुक करा लेना और टिकट का खुद बुक कराना, डेस्टिनेशन खुद डिसाइड करना, ये भी बात जो है वो सोनम के खिलाफ जाएगी, क्योंकि ये जो है पूरी स्टोरी के साथ कोरोबोरेट करने वाली चीज़ है। आमतौर पर जो घर का मेल मेंबर होता है वो इनिशिएट करता है, हनीमून में जाने के मामले में भी वही इनिशिएट करता है। लड़कियां थोड़ी शर्मीली होती हैं, थोड़ी नाजुक मिजाज होती है, आप सबको पता है। हालांकि कोई जेंडर बायस नहीं है, आज के ज़माने में कोई भी स्मार्ट मूव ले सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरह से उसने टिकट बुक कराया, अब जब ये कहानी सामने आ रही है तब समझ में आ रहा है ना कि टिकट बुक कराने के पीछे का मकसद क्या था। तो ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस है। एक और अहम बात, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी एक कलीग ने मुझसे ये पूछा कि सुप्रतिम क्या वाकई इस लड़की ने मर्डर किया है, तो मैंने अपनी कलीग को ये जवाब दिया, फॉर्मर कलीग है वो, कि बिल्कुल मर्डर किया है। इसलिए मर्डर किया है क्योंकि अगर पुलिस दावा कर रही है तो पुलिस के पास सबूत होंगे, क्योंकि पुलिस को कल को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। और तब अगर बगैर सबूत के पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, कोर्ट वो चार्जशीट जो है वो रद्दी के टोकरी में फेंक देगा और पुलिस की बहुत किरकिरी होगी। तो सबूत क्या है? पुलिस ने यह कहा कि कत्ल करने के बाद 23 तारीख को सारे कातिल निकल गए और सोनम रघुवंशी भी वहां से निकल गई, और 25 को सोनम रघुवंशी इंदौर पहुंच गई थी, उस शहर में जहां पूरा का पूरा शहर सोनम और राजा रघुवंशी को ढूंढ रहा था। ऐसी जगह पर जाकर सोनम एक दिन के लिए अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। अब आप सोचिए, ये थ्योरी मेघालय पुलिस ने दी है, और मेघालय पुलिस ने यह भी बताया है कि किराए के कमरे में जाकर रुकी। तो क्या मेघालय पुलिस को यह साबित नहीं करना होगा कि कौन सा किराए का कमरा था जहां पर सोनम रघुवंशी रुकी थी? अगर मेघालय पुलिस ये दावा कर रही है तो जाहिर है कोई किराए का कमरा होगा जिसके बारे में मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस की मदद से पता कर लिया होगा। उस कमरे की तस्वीरें होंगी, उस कमरे के मालिक का बयान होगा, उस कमरे का जो ओनर होगा उसके साथ राज कुशवाहा ने जो डील की होगी किराए पर कमरा लेने के लिए, उन सारी चीज़ों को सबूत के तौर पर रखा जाएगा। इन चीज़ों को, ये सारे सबूत जब मेघालय पुलिस जुटाएगी ना, तो ये अकाट्य सबूत साबित होंगे और इन्हीं सबूतों से सोनम रघुवंशी फांसी के फंदे तक पहुंचेगी। ट्रेन का टिकट अब अगर अपने नाम से बुक कराया फिर तो ये और बड़ा एविडेंस है, क्योंकि पीएनआर नंबर होता है, किस पीएनआर नंबर पर किस सीट पर कौन सा आदमी ट्रेवल कर रहा है ये पता चल जाता है। एक एक सीसीटीवी कैमरे में, रेलवे स्टेशन में लोगों की तस्वीरें कैद होती हैं। अगर तो सोनम ने खुद अपना ट्रेन का टिकट अपने नाम पर बुक करवाया होगा, जिसकी की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ट्रेन में टीटी जो हैं वो चेक करते हैं आपका आई कार्ड। तो अगर अपने नाम पर ट्रेन का टिकट बुक कराया है तो वो भी एक सबूत है ट्रैवल करने का। राजा रघुवंशी पीछे छूट गया मेघालय में और लड़की वापस चली गई इंदौर ट्रेन में बैठ के, तो ये भी एक सबूत हुआ। इस सबूत के जरिए भी वो फंसेगी। जिस टैक्सी ड्राइवर की मदद से वो इतने दिनों तक भागती छुपती रही, इंदौर से वो गाजीपुर तक पहुंची बनारस होते हुए, उस टैक्सी ड्राइवर ने भी कुछ देखा होगा, सुना होगा, ऑब्जर्व किया होगा। पुलिस उस टैक्सी ड्राइवर को आइडेंटिफाई करेगी, उसके बयान लेगी, उसने क्या ओवरहियर किया,
सोनम को बातचीत करते हुए, या सोनम के बॉडी लैंग्वेज में उसने क्या रीड किया, उसकी गवाही होगी। यह भी एक सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश होगा। इस तरह से देखा जाए तो अनगिनत सबूत हैं। दो और सबूत की आपको बात बताऊंगा। एक सबूत ये कि जो कातिल हैं, जो पकड़े गए हैं, उनमें एक प्रेमी राज कुशवाहा भी शामिल है। और राज ने पुलिस की पूछताछ में क्या कहा है जानते हैं? राज ने यह कहा है कि सोनम हर हाल में राजा रघुवंशी अपने पति की हत्या करना चाहती थी। और सोनम ने यह भी कहा था राज कुशवाहा से, अपने प्रेमी से, कि अगर ये तुम्हारे कातिल जिसे तुम भेज रहे हो, अगर इन्होंने हत्या नहीं की ना, अगर ये नहीं मार पाए, तो मैं खुद अपने हाथों से तस्वीर क्लिक कराने के बहाने उसको ले जाऊंगी खाई के पास और राजा को मैं खाई से नीचे धकेल कर मारूंगी। यानी वो एडमेंट थी, वो कंफर्म्ड थी, और वो कंफर्म करना चाहती थी कि किसी भी सूरत में राजा रघुवंशी मारा जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है। और ये एक तरह से एक आरोपी के खिलाफ दूसरे आरोपी का कबूलनामा है। राज कुशवाहा का ये जो कबूलनामा है, ये सोनम के खिलाफ उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इसके अलावा एक और सबूत के तौर पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जो बात आज निकलकर सामने आई है वो ये कि गाजीपुर में जब सोनम सामने आई, सोनम दुनिया की निगाहों में आई, तो उस समय जो सोनम का भाई है गोविंद, वो पिछले कई दिनों से बेचारा भागा भागा फिर रहा था। मेघालय जा रहा है, कभी इंदौर जा रहा है, जो शहर, जो गली, जहां लगे कि मेरी बहन मिल सकती है, मेरा बहनोई मिल सकता है। जब तक बहनोई की लाश नहीं मिली थी, तब तक वो बेचारा बहनोई को भी ढूंढ रहा था। गोविंद नाम है उस लड़के का, बहुत ही इनोसेंट अब तक लग रहा है। और गोविंद आज खुद राजा रघुवंशी के घर भी गया था, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से माफी मांगने के लिए। उस गोविंद ने यह बताया है कि जब गाजीपुर में एक छोटी सी मुलाकात उसकी अपनी बहन से हुई, जब गाजीपुर में उसकी बहन मिल गई, तो वो भी पहुंचा गाजीपुर कि सोनम मिल गई है, बहन को लेकर आऊं। उसे क्या पता था कि बहन मर्डर में इन्वॉल्व है। लेकिन पुलिस ने बहुत ज्यादा बातचीत, यूपी पुलिस ने गोविंद को अपनी बहन से यानी सोनम से नहीं करने दिया। लेकिन जो छोटी सी बातचीत हुई, उसमें गोविंद ने यह पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मुझे तो खुद किसी ने किडनैप कर लिया था। पहले सोनम ने गोविंद को ये बात कही, लेकिन जब गोविंद ने यह कहा कि सोनम, राज कुशवाहा पकड़ा गया है और उसके साथ 2-3 लड़के और पकड़े गए हैं जिन्होंने माना है कि उन्होंने मर्डर किया है, और वो कह रहे हैं कि तुम भी इसमें हो, ये क्या है? जाहिर है गोविंद ये भी नहीं बोल सकता कि तुमने मर्डर किया है। भाई, एक भाई है, अपनी बहन को कैसे डायरेक्टली बोलेगा? तो जब उसने ये कहा तो सोनम ने अपनी नज़रें नीची कर ली, नज़रें नीचे झुका ली। उसके पास कोई जवाब नहीं था। गोविंद ने ये बताया है कि सोनम के साथ उसका बचपन से बड़ा होना है, सोनम के साथ पुराना रिश्ता है, एक माँ के बेटे हैं, सहोदर भाई बहन हैं। वो जानता है कि सोनम कब नज़रें झुका लेती है और कब उसके पास जवाब नहीं होता है, तो उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। आज गोविंद ने ये बात भी बताई है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होंगी, ये सारी चीज़ें सबूतों के तौर पर, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के तौर पर, गवाहों के तौर पर सामने आएंगी। और इन सारे चीज़ों से इतना कंक्रीट, इतना मजबूत केस बनेगा कि सोनम रघुवंशी को तो कम से कम फांसी के तख्ते तक पहुंचने से कोई नहीं बचा सकता है। और केस के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होने की बात, तो यकीनन ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। लेकिन यही ये एक पॉइंट है जहां पर केस थोड़ा सा डिफर कर सकता है, क्योंकि हर आदमी का पर्सपेक्टिव, देखने का नज़रिया अलग होता है। मैं जिस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बता रहा हूं, हो सकता है आप में से 10 लोग ये कहें कि नहीं, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है। लेकिन अगर जो माननीय न्यायाधीश हैं, जिनके पास भी ये मुकदमा चलेगा, अगर वो भी मेरी तरह इस बात से कन्विंस्ड हुए कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, इस तरह के एक्सेप्शनल केसेस आमतौर पर देखने को नहीं मिलते। मर्डर होती है, कॉन्स्पिरेसी होती है, लेकिन किसी को इस तरह से टारगेट करके इनोसेंट आदमी को मारना और उसके भरोसे का भी कत्ल करना, ये अपने आप में कितनी भयानक सी बात है। तो अगर इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अगर जज साहब मान लें तो फांसी होंगी। बाकी सबूतों में, अब तक की तफ्तीश में मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है। तो आज इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा आप सबके सामने किसी नई डेवलपमेंट के साथ या किसी नई स्टोरी के साथ। आमतौर पर मैं रोज़ शाम को 7 बजे, जो हमारे नए दर्शक हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं रोज़ शाम को 7 बजे किसी मर्डर मिस्ट्री के इन्वेस्टिगेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता हूं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मेरे साथ यूं ही बने रहें और आगे भी मुझे यूं ही सुनते रहें, और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आई ओपनिंग इन्फॉर्मेशन, जानकारियां लेकर आता रहूँगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।